सारी जिंदगी आपने भागदौड़ करके मेहनत करके कुछ संपत्ति इकट्ठी की, एकत्रित की और एक झटके में किसी ने अतिक्रमण किया और आपकी संपत्ति के ऊपर हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, ऐसा होता है ना। आपकी मेहनत की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, जो कुछ भी है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एक बुरी नीयत गड़ा के रखी हुई थी वो एक झटके में साफ करता है। क्या है कानूनी प्रावधान जिससे आप उसे अलग कर सकेंगे, अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे, बाहर निकाल सकेंगे, और किन विशेष बातों का रखना है ध्यान जिससे हम इस प्रकार की मुसीबत या दिक्कत में ना आ सकें। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो काफी काम आने वाला है। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानूनी इंफॉर्मेशन है, कानून से संबंधित, वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा करते हैं प्रयास। इस वजह सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, यही रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो में होती है। चलिए शुरू करते हैं अपने पर्टिकुलर वीडियो को, जहां पर हम बात करेंगे अगर आपका पड़ोसी आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो इसके लिए आपको क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं कानून के अंतर्गत और आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें समझना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको यह कहूंगा कि कभी भी आप अपनी लैंड को खुला ना छोड़ें, अपने दुकान को, अपने मकान को, आपके प्लॉट को खुला ना छोड़ें। हमेशा उसकी बाउंड्री वॉल फेंसिंग कर दें। आप कहेंगे ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कानून वाली कौन सी बात है। देखिए, छोटी छोटी बातें ही ना बहुत बड़ी विकट परिस्थिति बना देती हैं। इस वजह से मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बाउंड्री को जरूर प्रोटेक्ट करें। जहां जहां तक आपकी बाउंड्री आ रही है वो सारी बाउंड्री अपनी जमीन से लेके या जो भी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित आप जरूर तैयार करें। सबसे बड़ी दिक्कत एक एनआरआईज के साथ में भी आती, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो बाहर रह रहे हैं, अपने देश से बाहर रह रहे हैं। अब उन्होंने जमीन तो यहां पे है, घर है, दुकान है, प्लॉट है, फ्लैट है, जो भी है, वो छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरी जगह पे काम करते हैं, दूसरे देश में रहते हैं। अब दूसरों की नजर बन जाती है, पड़ोस में रहने वाले या रिश्तेदारों की या किसी और व्यक्ति की जिसकी वो नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा आप ध्यान रखें, अगर आप एनआरआई हैं, किसी इंडिया में रहने वाले अपने विश्वास पात्र, अपने परिवार के ऐसे सदस्य को, चाहे आपके माँ बाप हैं या भाई बहन है, कोई ऐसे सदस्य को जो वो प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, आप उसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर बना दे। पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक होगी, उसमें कंडीशंस होंगी। ये होगा कि भाई वो विजिट कर सकता है, वो जा सकता है, वो ओपन कर सकता है, या वो रेंट पे दे सकता है या कुछ, लेकिन बेच नहीं सकता। इस तरीके से जैसे भी आप लोगों के मेल मिलाप हैं उस हिसाब से आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर बना दें। बाउंड्री वॉल और फेंसिंग के बारे में मैंने आपको जरूर बताया। फेंसिंग कर सकते हैं या कंक्रीट स्ट्रक्चर से, ईंटों से, या बिल्कुल पक्की आप दीवारें बना करके भी सुरक्षित कर लें, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा अतिक्रमण कर ले और फिर एडवर्स पोजीशन ऑफ लॉ, मतलब 12 साल और बहुत तमाम सारे सिविल में बातें आ जाती हैं। कभी भी आप किसी को किराए पर संपत्ति अगर दें तो हमेशा आपका रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट से आप ये ना समझें कि आपने केवल और केवल एक 100 रुपए का स्टैंप पेपर लिया, प्रिंट आउट निकाला, साइन किया, नोटरी करवाया, बात खत्म। इतने आसानी से ना समझें। ये भी कर सकते, लेकिन मैं बेहतर आपको विकल्प बताना चाहता हूं जहां पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में थोड़े से पैसे बस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप ये मान के रखें कि वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपने रेंट में किसी को दिया है, किराए पे आपने दिया है, लीज पे आपने दिया है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इस वजह से हमेशा रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट बनाएं, ना कि नोटराइज। वो भी हालांकि रजिस्टर्ड ही होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, गवर्नमेंट की फीस लगी होती है, तो कभी कोई डिस्प्यूट आ गया तो काफ़ी आसान होता है। हमेशा 11 महीने का बनाएं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने के लगाएं। लीज में दी गई प्रॉपर्टी के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसकी और भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट, थोड़ी कठिन शर्तें आप डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर उसके बावजूद आपके साथ में अगर ऐसा हो जाए तो हमेशा आप ध्यान रखें 145 सीआरपीसी के प्रावधान, जहां पर आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्टली शिकायत कर सकेंगे अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या कब्जा कर लिया है। तो ये कंप्लेंट आप सुप्रिटेंडेंट पुलिस को रिटन में देंगे, शिकायत आपकी। साथ ही साथ अगर पुलिस इसमें कोई कार्यवाही नहीं करती है तो जो कंसर्निंग जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वहां पे सिविल कोर्ट नहीं, मैजिस्ट्रेट साहब को आपको एक लिखित कंप्लेन देनी है, जहां पर वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, या 200 में आप डायरेक्टली शिकायत मैजिस्ट्रेट को कर सकोगे जो भी एनक्रोचर है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो सिविल मामला है, ये तो सिविल की प्रकृति में आएगा, आप इंजंक्शन के लिए जाएं या एक्स पार्टी इंजंक्शन के लिए जाएं या क्लेम डैमेजेस के लिए जाएं। नहीं, ये क्रिमिनल भी है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे कहां पे आते हैं?
420 फॉर्जरी के जो सेक्शंस है वो कहाँ पे, 425 आईपीसी, 441 आईपीसी, 442 आईपीसी अट्रैक्ट करते हैं, ये क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड है। अगर आपकी ज़मीन को कोई कब्जा करने की कोशिश करे, आपके मकान, आपके दुकान, आपके प्लॉट, आपके फ्लैट, आपके ड्यूप्लेक्स, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। डायरेक्टली पुलिस को शिकायत करें, आसान रहता है, कोर्ट फीस बचेगी और पुलिस की धमकी से जो सामने बदमाशी करने वाला व्यक्ति है वो किनारे हो जाएगा, आपकी ज़मीन आपके हाथ में आ जाएगी। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप ये साबित करेंगे कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपका, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस वजह से टाइटल डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट जैसे जब आप गांव में रहेंगे तो आपको P1 P2 आपने सुना होगा, है ना, खसरा या नक्शा जिसे हम कहते हैं, उस पर आपका नाम दर्ज होना चाहिए। जैसे खेती वाली जो ज़मीन होती है उसके ऋण पुस्तिका या भू पुस्तिका, भूमि पुस्तिका उसे बोलते हैं, वो आपके पास में होनी चाहिए। अलग अलग कंसर्निंग स्टेट के अलग अलग है, बट मोटा मोटी हर जगह ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट एक जैसे हैं। अगर प्रॉपर्टी म्यूटेट होकर आई, किसी और के नाम से नामांतरण होकर के आई है, तो म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। फ्लैट या ड्यूप्लेक्स या किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित है तो आपके पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास में परचेज रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, भाई किससे आपने खरीदा था या उन्होंने भी किसी से खरीदा, तो आपके पास लिंक रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये कैसे आप निकाल सकते हैं, ये जो कंसर्निंग आपका सब रजिस्ट्रार होता है वहां पर प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स होती है वहां से आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्च रिपोर्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी घर पे रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो वहाँ का आपके पास में यूटिलिटी बिल होगा, आपकी दुकान होगी तो आपके पास यूटिलिटी बिल्स हो गए। यूटिलिटी बिल्स मतलब टेलीफोन के बिल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी के हो गए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो गए, ये सारे आपके पास में बिल होंगे जो साबित करेंगे कि वो संपत्ति आपकी है। मैंने क्रिमिनल बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि सिविल में ज़्यादातर लोग जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ज़्यादातर जो विवाद होते हैं वो आपस में ही हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा और मेरे भाई के बीच का बंटवारे से संबंधित था या कोई ऐसी बात आ गई जो घर परिवार की स्थिति में, वहाँ पर सिविल करना ठीक है, लेकिन मेरी संपत्ति के ऊपर आपने अगर कब्जा कर लिया, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी केवल और केवल मेरे टाइटल मेरे नाम पर है, तो मैं सिविल में क्यों जाऊँ। फिर बेटर ऑप्शन है कि मैं क्रिमिनल में प्रयास करूं कि मैं आपको अपनी संपत्ति से बाहर कर दूं। जो आप क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको पहले ही अलग कर दूं। तो इस ज़बरदस्ती का जो कब्जा है, एनक्रोचमेंट है, उससे रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ काफ़ी स्ट्रेट है, बहुत ही आपको इफेक्टिवली काम आ सकता है। लोग ज़्यादातर सिविल की तरफ भागते हैं, मैं आपको क्रिमिनल का सजेशन दूंगा। लेकिन उसके बाद क्रिमिनल में भी इसके लिए काफ़ी सारे प्रावधान हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है वहाँ पर प्रावधान है, और कई बार आप हमेशा परमानेंट या टेम्परेरी 3912 की एक एप्लीकेशन सुनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरी ज़मीन के ऊपर आ रहा है, कब्जा कर रहा है, घर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इमीडिएटली एट दैट स्टेज में उसको इंस्टेंट रोक सकूं, इसके लिए परमानेंट इंजंक्शन होता है या टेम्परेरी इंजंक्शन होता है। एक्स पार्टी इंजंक्शन कई बार इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए है। 3921 में भी 3912 में भी एक्स पार्टी इंजंक्शन का भी एक एप्लीकेशन आप दे सकते हो जब बहुत ज़्यादा इंस्टेंस हो। मतलब मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दुर्भावनापूर्ण आपके दुकान को या आपके मकान को या आपके घर को तोड़ने के लिए आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट आप नोटिस भेजो, उनका जवाब आएगा, फिर आप उस पर जो वाद प्रश्न है वो तैयार करोगे, फिर डिसाइड करोगे। तब तक तो आपका जो घर था वो तो मटिया मेट हो गया। तो ऐसा नहीं, इसके लिए आपको एक्स पार्टी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन, जो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में अर्जेंटली फाइल की जाती है। कई बार जब हम हाई कोर्ट की केसेस डील करते हैं तो वहाँ पे ये बात आ जाती है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन कोर्ट प्रोवाइड करे। इसका मतलब यही है कि मान लीजिए एक मॉल है, टूट रहा है, बुलडोजर्स खड़े हुए हैं, जेसीबी खड़ी हुई है तोड़ने के लिए, और 2 घंटे के अंदर उसे डेमोलिश कर देंगे, तो हमको क्या करना है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन लेना है। तुरंत कोर्ट उस पर स्टे लगाएगी, जैसे फिल्मों में आपने देखा ना, वैसे ही टाइप का। क्लेम डैमेजेस भी आप कर सकते हैं, कोई आपकी संपत्ति पर आया, कोई नुकसान करके चला गया, तो इसके लिए क्रिमिनल लॉ तो है ही, साथ ही साथ क्लेम के लिए आप डैमेजेस भी ले सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको रखना है ध्यान। मैंने आपको सिविल और इसके पहले क्रिमिनल वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कैसे आप अपनी शिकायत को मूव करेंगे। कोई अगर एनक्रोचर है जो एनक्रोचमेंट कर रहा है, आपकी संपत्ति के ऊपर हड़पना चाह रहा है, घुसपैठ कर रहा है, आप उसे कैसे बाहर करेंगे, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा। आपको ध्यान रखना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा आपको करनी है। छोटी मोटी बातें जैसे आपके बाउंड्री वॉल बनाना, रेंट अग्रीमेंट करना, कंटिन्यूस जगह पे जाते रहना, और
सीसीटीवी कैमरे से अगर एनक्लोज कर सकें आप, तो अगर आप एनआरआई हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे करके रखें और उसे स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शन आप दे सकें। ऐसा कुछ अगर आप प्रावधान करें, आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। और अगर फिर भी हुआ तो जो मैंने आपको कानूनी उपबंध बताए उसके अंतर्गत आप कार्यवाही कर सकेंगे। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं, आप किसी मामले में फंस गए हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ले सकते हैं मेरी लीगल टीम से। साथ ही साथ डायरेक्टली मुझे बात करना चाहे, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ध्यान रखें अपने परिवार और सतर्कता के साथ बने रहें लीगल एडवाइस में, जिससे आपको कानून की जानकारी मिलती रही। विशेष तौर पर जो आपने इतना गंभीरता से मुझे सुना, आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ विशेष धन्यवाद।